आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट से। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने भविष्य के प्रोग्राम को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है, जहां पर उन्होंने अपना जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत नेक्स्ट जनरेशन की जो व्हील्ड एडवांस आर्मर्ड व्हीकल है और ट्रैक्ड आर्मर्ड व्हीकल है, इनके डिजाइन एंड डेवलपमेंट को लेकर उन्होंने बताया कि उन्होंने ऑलरेडी जो डिटेल डिजाइन है इस प्रोग्राम को लेकर वो कंप्लीट कर ली है। अगर हम लेटेस्ट अपडेट्स की बात माने तो ये इनिशिएटिव हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, जहां पर कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट किया जाएगा और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो हल कंस्ट्रक्शन, पावर पैक, रनिंग गियर, ड्राइव लाइन, टरेट, एमुनेशन और साइटिंग सिस्टम में किया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि उनकी ये जो नेक्स्ट जनरेशन आर्मर्ड व्हीकल होने वाली हैं ये एम्फीबियस कैपेबिलिटी को भी होस्ट करेंगी। इनमें जो प्रोटेक्शन स्वीट्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस होंगे और इनमें जो अर्गोनॉमिक इंटरफेस होगा और इसके अलावा दूसरी जो टेक्नोलॉजीज होंगी वो नए एरा के हिसाब से काफ़ी वर्सेटाइल होने वाली है। ये एक हाईली सर्वाइवेबल प्लेटफॉर्म होने वाला है इंडियन आर्मी के लिए। 2024 में ये माइलस्टोन प्राप्त किया गया था जब इस प्रोग्राम के लिए जो ब्लूप्रिंट है इनको फाइनलाइज कर लिया गया है और इसमें व्हील्ड और ट्रैक दोनों कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलने वाली है। रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि ये भारत की पहली क्रूलेस टर्रेट होने वाली है, जो कि हमें एक नए एरा में प्रवेश करवाएगी, जो कि आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल के भविष्य को सुनिश्चित करने वाली है। इसे आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंतर्गत लॉन्च किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि BMP-2 और T-72 जैसे जो टैंक्स हैं इनको रिप्लेस करना और इनको सपोर्ट करना। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम है यहाँ पर हमें जो मॉडुलर व्हीकल है वो देखने को मिलने वाली है, जहाँ पर अलग अलग रोल के हिसाब से उन्हें आसानी से ढाला जा सकता है। इनकी हाई मोबिलिटी इनके डिप्लॉयमेंट को काफ़ी आसान बनाएंगी। वहीं इनमें जो ट्रैक्ड वेरिएंट आने वाले हैं वो फ्रंट लाइन असॉल्ट में हमारी काफ़ी मदद करने वाले हैं। नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो उसको लेकर एक टिप्पणी सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि DRDO ने इस समय नेटवर्क सेंट्रिक जो ऑपरेशंस हैं उनको मद्देनजर रख करके ही इसको तैयार किया है, जहां पर इसमें हमें जो AI ड्रिवन ऑटोनॉमी है वो देखने को मिलेगी। और इसके अलावा ये नेटवर्क में कनेक्टेड होगी, जहां पर इंफॉर्मेशन की सप्लाई लगातार चलती रहेगी। कुल मिलाकर के DRDO के इंजीनियर्स ने ये भी कहा कि इस समय वो ऐसे इनोवेशन कर रहे हैं इस आर्मर्ड व्हीकल को लेकर के, जहां पर पूरी तरीके से इसकी कैपेबिलिटी को ही चेंज किया जाए। उन्होंने ये कहा कि इसमें हमें मॉडुलर आर्मर किट्स देखने को मिलेंगी, जो कि इससे इनहेंस्ड ब्लास्ट रेजिस्टेंस प्रदान करेंगी और हम इसमें ऐसे मटेरियल्स का यूज़ कर रहे हैं जो कि ज़्यादा मजबूत हैं और उनका वेट भी काफ़ी कम है। उन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया कि इसके चलते इसमें 20% तक ज़्यादा पेलोड कैरी करने की कैपेबिलिटी होगी और इसके लिए इन्हें अपनी स्पीड को भी सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा। इसको पावर करने के लिए संभावित है कि जो इंडिजिनस 1500 हार्स पावर का इंजन है उसको ही यूज़ किया जाएगा और इसे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक असिस्ट से यहाँ पर पेयर भी किया जाएगा, ताकि इसमें जो कह सकते हैं फ्यूल एफिशिएंसी है उसको इन्हेंस किया जा सके, ताकि जो एक्सटर्नल पेट्रोल्स हैं उनको ये पूरा कर सके। और इन्हें टरेट गन से लेकर के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी दी जाएगी। वहीं ड्रोन वॉरफेयर में भी इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। कुछ रिपोर्ट ये भी कहती है कि इनके पास जो लेजर वेपन्स हैं उनको कैरी करने की कैपेबिलिटी भी होने वाली है। खैर, भविष्य में चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन DRDO की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि वो इस प्रोग्राम को लेकर काफ़ी गंभीर है और एक के बाद एक जो बड़े माइलस्टोन है इस प्रोग्राम में वो DRDO की तरफ से प्राप्त किए जा रहे हैं और कम से कम समय में इस प्रोग्राम को पूरा करने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। इसमें हमें एक एडवांस एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी देखने को मिलने वाला है, जो कि इसको या इसकी जो बैटल सर्वाइबिलिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करेगा। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं हम यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के बारे में। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन इस समय बेसिकली अपने SU-57 को तो पिच कर ही रहा है, बल्कि अब यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन ने भी इस पर एंट्री लेकर के प्रोडक्ट 177S को लेकर जो डिटेल्स है वो पब्लिकली जारी करना शुरू कर दी हैं। आपको याद दिला दें कि इस समय SU-57 और प्रोडक्ट 177S को लेकर के जो बातचीत है भारत और रूस के बीच में वो बढ़ी है और दुबई एयर शो के दौरान जो रोस्टेक के ऑपरेशंस हैं इन्होंने भारत के अधिकारियों से मुलाकात भी करी है। लेकिन इस बीच मीडिया से बात करते हुए यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने प्रोडक्ट 177S को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बात करी है, जहां पर उन्होंने प्रोडक्ट 177S और इसके सिबलिंग प्रोडक्ट 177 के बारे में बात करते हुए ये कहा कि ये जो इंजन है ये बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन के आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है और इनको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये 4 जनरेशन
और 5th जनरेशन फाइटर जेट्स जैसे कि Su-57 फैलन हो गया उसको प्रोपेल करने का काम करें। यहाँ पर मॉस्को ने इनकी इंजीनियरिंग में इतना एफर्ट डाला है कि इसमें पुराने समय में जितने भी कमियां थी उनको रेक्टिफाई करके इनके थ्रस्ट को काफ़ी इन्हांस किया गया है, इनकी सर्विस लाइफ को एक्सटेंड किया गया है और जो लीगेसी सिस्टम है इनका इंटीग्रेशन काफ़ी आसान कर दिया गया है। इस समय रूस का कहना है कि हमारे मित्र देश जो इंजन के अभाव से जूझ रहे हैं या इंजन अपग्रेड करना चाहते हैं उनको हम इस इंजन को ऑफर करना चाहते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। उन्होंने ये भी रिवील किया कि रूस के ऊपर जिस प्रकार के सैंक्शन लगाए गए हैं उसके बाद भी रूस का जो इनोवेशन है उसको रोका नहीं जा सका है, बल्कि रूस ने यहाँ तक कह दिया कि दोनों जो इंजन है इनमें हमें जो लीजेंडरी AL-31F सीरीज है उसका ही डीएनए देखने को मिलता है, जो कि ऑलरेडी Su-27, Su-30 और Su-35 जैसे सीरीज के जो एयरक्राफ्ट हैं इनमें यूज होते हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि इनका थ्रस्ट टू वेट रेशियो हो गया या दूसरी जो टेक्नोलॉजीज हो गई ये वेस्टर्न काउंटर पार्ट को आसानी से पीछे छोड़ सकती है। उन्होंने कहा कि इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो ना सिर्फ वेस्टर्न काउंटर पार्ट को पीछे छोड़ता है बल्कि इनकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो ऐसी है मानो कि आप किसी हाइब्रिड इंजन को यूज करते हो। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इस इंजन के अगर हम मुख्य हार्ट की बात करें तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा इनोवेशन नहीं है बल्कि ये एक अपग्रेड है जो कि पुराने इंजन की तुलना में इसको दिया गया है। और यहाँ पर ये जो इंजन है ये मॉडर्न आर्किटेक्चर को होस्ट करता है जहाँ पर स्टेल्थ, सुपर क्रूजिंग और दूसरी जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है। इसमें 3 स्टेज का लो प्रेशर कंप्रेसर यूज किया गया है जो कि एफिशिएंट एयर फ्लो को प्रदान करता है। तो वहीं इसमें हमें फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल यानी फेडैक देखने को मिलता है जो कि हेल्थ डायग्नोस्टिक से एम्बेडेड है, जो कि मेंटेनेंस को काफ़ी आसान बना देता है। वहीं इसमें 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स देखने को मिलती हैं जो कि एयरक्राफ्ट को सुपर मैन्यूवरेबल बना देती है। उन्होंने कहा कि हमारे इंजन्स ने न सिर्फ भूतकाल में अपनी कैपेबिलिटी का प्रमाण दुनिया के सामने दिया है बल्कि भविष्य में भी जो भी ऑपरेटर इसको यूज करेगा उन्हें इंजन के रिगार्डिंग कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलने वाली है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये इंजन फिलहाल हमारे मित्र देशों को ऑफर किया गया है जिसमें भारत और दूसरे देशों का नाम शामिल है। भारत को ये इंजन 2025 एरो इंडिया में ऑफर किया गया था और ये इंजन 142 क्विंटल का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, जबकि यहाँ पर यह कहा गया कि भारत के सुपर सुखोई प्रोग्राम में प्लग एंड प्ले का गेम है, यानी कि इसको इंटीग्रेट करने के लिए सुखोई 30 MKI के इंजन बे में किसी प्रकार का मेजर मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। वहीं भारत अगर चाहे तो सुपर सुखोई की जगह पर जो एमका जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट है उनके लिए भी इस इंजन को भारत कंसीडर कर सकता है। अब भारत कंसीडर करेगा नहीं करेगा वो तो बात की बात है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि रूस इस समय अंतिम क्षण तक हार नहीं मानने वाला है। फिर चाहे Su-75 चेकमेट हो, Su-57 फैलन हो या प्रोडक्ट 177S हो, इनको लेकर लगातार रूस प्रयासरत है और उनका ये प्रयास कितना सफल होगा वो हमें भविष्य में पता चलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।